स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारी नई वीडियो में, जहां हम आज करेंगे गुप्तकालीन स्वर्ण युग यानी कि गुप्ता गोल्डन एज, और आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रैफिकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो गुप्ता गोल्डन एज है उस पे बेस्ड एमसीक्यूज और एमसीक्यूज की हेल्प से हम इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे अधिक किस धातु के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए चांदी, बी तांबा, सी सोना, डी कांस्य। इसका जो राइट आंसर है कि गुप्त शासकों ने प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे अधिक जो है वो सोने से निर्मित जो है सिक्के जो है जारी किए थे, यानी कि इन्होंने सबसे ज्यादा गोल्डन सिक्के जो है गोल्डन कॉइन जो है वो जारी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गुप्तों के सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कारशापन, बी दिनार, सी निष्क, डी सुवर्ण। इसका जो राइट आंसर है कि गुप्तों के सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। जो दिनार है वो किन्हें कहा गया है? जो गोल्डन कॉइन जो बनाए जाते थे इनके द्वारा, गुप्तों के द्वारा, उनको जो है दिनार कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन ए बांसुरी, बी सितार, सी वीणा, डी ढोल। इसका जो राइट आंसर है कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीणा। नेक्स्ट देखिए, कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों से यह पता चलता है कि वह किस देवता के अनुयायी थे? ऑप्शन ए विष्णु, बी शिव, सी कार्तिकेय, डी सूर्य। जो कुमारगुप्त प्रथम थे उनके सिक्कों से हमें यह पता चलता है कि जो कुमारगुप्त प्रथम है वह कार्तिकेय नामक देवता जो थे उनके उपासक थे या अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल से पहले किस प्रकार के मंदिर जो है प्रचलन में थे और इस काल में किस प्रकार के मंदिरों का विकास हुआ? ऑप्शन ए गुफा मंदिर, संरचनात्मक मंदिर, बी लकड़ी के मंदिर, पत्थर के मंदिर, सी स्तूप विहार, डी रॉक कट मंदिर और ईंटों के मंदिर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुफा मंदिर। जो गुप्त काल था उससे पहले जो मंदिर प्रचलन में थे वो गुफा मंदिर थे, और बाद में जो मंदिरों का विकास हुआ वो संरचनात्मक मंदिरों का विकास हुआ, जिन्हें अनेक संरचनाओं से बनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का देवगढ़ 10 अवतार मंदिर किस शैली का सबसे पुराना जीवित उदाहरण है? ऑप्शन ए द्रविड़ शैली, बी वेसर शैली, सी नागर शैली, डी इंडो इस्लामिक शैली। इसका जो राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश का देवगढ़ 10 अवतार मंदिर जो है वो नागर शैली का जो है सबसे पुराना जीवित उदाहरण है। जो उत्तर भारत था उसमें जो मंदिरों की शैली थी वो कैसी थी? नागर शैली थी। और जो दक्षिण भारत था उसमें जो शैली थी वो द्रविड़ शैली थी। और जो बीच में इनका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आता है वहां वेसर शैली का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि इन दोनों शैलियों की छाप वहां पर मिलती थी, जैसे नर्मदा घाटी में पाए जाने वाले मंदिर। और इंडो इस्लामिक मंदिर जो थे शैली थी वो हमारे अफगानिस्तान, ईरान, इन देशों से यहाँ विकसित हो रही थी। चलिए नेक्स्ट, सारनाथ का धमेक स्तूप जो है जो मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक के काल में बनवाया गया था, का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किस काल में करवाया गया था? ऑप्शन ए शुंग काल, बी कुषाण काल, सी गुप्त काल, डी हर्षवर्धन काल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुप्त काल। जो गुप्त काल था उसमें सारनाथ का धमेक स्तूप जो है उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस स्वदेशी मूर्ति कला शैली ने गांधार शैली को बदलना शुरू कर दिया था? ऑप्शन ए अमरावती और सारनाथ शैली,
बी मथुरा और सारनाथ शैली, सी अजंता और एलोरा शैली, डी महाबलीपुरम और बादामी शैली। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मथुरा और सारनाथ शैली ने जो है ये स्वदेशी मूर्तिकला थी और इन्होंने गंधार शैली को बदलना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित लौह स्तंभ किस गुप्त शासक के काल से संबंधित है जिसे 99% लोहे होने के बावजूद भी 1600 साल बाद भी जंग नहीं लगा है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित लौह स्तंभ जो है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, जिसे 99% लोहे से बनाया गया है और 1600 साल के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुप्त काल में संस्कृत किस प्रकार की भाषा बन गई थी? ऑप्शन ए आम लोगों की भाषा, बी बौद्ध धर्म की भाषा, सी सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक, डी केवल धार्मिक अनुष्ठानों की भाषा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक जो है वो संस्कृत भाषा गुप्त काल में बन चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, किस गुप्तकालीन विद्वान को उनकी उत्कृष्ट संरचनाओं के लिए भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए भास, बी कालिदास, सी शूद्रक, डी विशाखदत्त। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कालिदास। कालिदास को जो है वो क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और यह गुप्तकालीन विद्वान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास का कौन सा संस्कृत नाटक विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में गिना जाता है? ऑप्शन ए मालविका अग्निमित्रम, बी मेघदूतम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी रघुवंशम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। जो है यह जो रचना है कालिदास की वो 100 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में गिनी जाती है। नेक्स्ट है विशाखदत्त द्वारा लिखित संस्कृत नाटक कौन से है? ऑप्शन ए मृच्छकटिकम और पंचतंत्र, बी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, सी कामसूत्र और अमरकोश, डी शौपना शब्दतम और प्रतिमानाटकम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जो है वो विशाखदत्त द्वारा लिखित संस्कृत नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र और कामसूत्र नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? ऑप्शन ए कालिदास और भास, बी विष्णु शर्मा और वात्सायन, सी आर्यभट्ट और वराहमिहिर, डी शूद्रक और अमर सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विष्णु शर्मा और वात्सायन के द्वारा जो है पंचतंत्र की और कामसूत्र नामक पुस्तकें लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में किन महत्वपूर्ण खोजों के बारे में लिखा है? ऑप्शन ए इसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है, अपने अक्ष पर घूमती है और पाई का मान 3.14 है और शून्य की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई। बी ग्रहों की गति के बारे में बताते हैं, सी तारों का वर्गीकरण करते हैं, डी चिकित्सा विज्ञान के बारे में बताते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। इन्होंने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है और अपने अक्ष पर घूमती है और पाई का मान इन्होंने जो है 3.14 बताया है और शून्य की अवधारणा इन्होंने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो वृहत जातक नामक पुस्तक किस क्षेत्र में वराहमिहिर का उल्लेखनीय योगदान है? ऑप्शन ए गणित, बी खगोल विज्ञान, सी ज्योतिष, डी चिकित्सा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ज्योतिष। ज्योतिष में जो है वृहत जातक नामक पुस्तक और यह किसके द्वारा? वराहमिहिर के द्वारा उल्लेखनीय योगदान है ज्योतिष में। नेक्स्ट है वृहत संहिता नामक पुस्तक में किसका विस्तार की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए गणितीय सूत्र, बी खगोलीय घटनाएं, सी कृषि पद्धतियां और वास्तुकला, डी विभिन्न
जो विषय हैं जैसे ज्योतिष, भूगोल और प्राणी शास्त्र, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विभिन्न विभिन्न विषयों के, जैसे कि ज्योतिष, भूगोल और प्राणी शास्त्र। इसमें जो वृत्त संहिता नामक पुस्तक है उसमें विस्तार से चर्चा की गई है। नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गणित, बी खगोल विज्ञान, सी चिकित्सा या शल्य चिकित्सक, डी व्याकरण। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चिकित्सा या शल्य चिकित्सा से संबंधित है सुश्रुत संहिता। क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए सैन्य विजय के कारण, बी शांति, समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता और कला, साहित्य और वैज्ञानिक प्रगति के कारण, सी केवल सोने के सिक्कों के कारण, डी केवल एक राजा के शासन के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो है शांति, समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता, कला, साहित्य और वैज्ञानिक प्रगति के कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन, और इस चैप्टर को भी इसी चैप्टर के साथ निपटा लेते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी पुष्यभूति वंश, डी चालुक्य वंश। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुष्यभूति वंश। जो हर्षवर्धन थे वो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन को किस उपाधि से जाना जाता था जिसका अर्थ है उत्तर का स्वामी? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, बी महाराजाधिराज, सी सकल उत्तरापतेश्वर, डी परम भट्टारक। इसका जो राइट आंसर है वो है सकल उत्तरापतेश्वर की उपाधि से जाना जाता है किसको? हर्षवर्धन को। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन किस स्थान के राजा थे? ऑप्शन ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी थानेश्वर, डी उज्जैन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थानेश्वर, जो हरियाणा में है। थानेश्वर जो है उनके राजा थे, कौन थे? प्रभाकर वर्धन, जो हर्षवर्धन के पिता थे। चलिए नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी यशोमती क्या हो जाती है? ऑप्शन ए रानी बन जाती है, बी तपस्विनी बन जाती है, सी सती हो जाती है, डी शासिका बन जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो पत्नी है उनकी यशोमती वो सती हो जाती हैं, यानी कि उनकी चिता के साथ अपने प्राण जो है वो त्याग देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रभाकर वर्धन अपनी बेटी राजश्री की शादी कन्नौज के किस शासक के साथ करवाते हैं? ऑप्शन ए देवगुप्त, बी शंशाक, सी ग्रहवर्मन, डी ध्रुवसेन द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रहवर्मन, यानी कि प्रभाकर वर्धन अपनी बेटी राजश्री की शादी जो है ग्रहवर्मन के साथ करते हैं, और ये जो है राजा होते हैं कहाँ के? कन्नौज के, जो यहाँ बताया गया क्वेश्चन में ही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मालवा के राजा देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मन को मार दिया और राजश्री को बंदी बना लिया। इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने क्या किया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन को सहायता के लिए बुलाया, बी मालवा पर हमला किया और देवगुप्त को हराया, सी शांति समझौता किया, डी अपनी सेना को भंग कर दिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि मालवा पर हमला किया और देवगुप्त को हरा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यवर्धन को धोखे से मारने वाले गौड़ यानी कि बंगाल के शासक का नाम क्या था? ऑप्शन ए देवगुप्त, बी शंशाक, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी ध्रुवसेन द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है कि राज्यवर्धन को धोखे से मारने वाले जो शासक थे वो थे शंशाक। शंशाक ने जो है राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया था। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज,
डी प्रयाग। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कन्नौज। इन्होंने जो है अपनी राजधानी थानेसर से हटाकर कहाँ कर ली थी, कन्नौज में। कन्नौज में किसका शासक था, जिसकी राजश्री के साथ शादी हुई थी, यानी कि इनके जीजाजी का। उनके मरने के बाद इन्होंने वहां आक्रमण किया और संसाप को हराकर कन्नौज पर शासन कर लिया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का विजय रथ एकमात्र कहां पार करने पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा झटका लगा था। ऑप्शन ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी नर्मदा नदी, डी कावेरी नदी। इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी। जो हर्षवर्धन है उनका विजय रथ नर्मदा नदी को पार करने के बाद इनका सामना पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है और ये पुलकेशिन द्वितीय से हार जाते हैं, जिससे इनको एक गहरा आघात या झटका लगता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुई महान लड़ाई का वर्णन किस अभिलेख में देखा जा सकता है। ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, बी जूनागढ़ शिलालेख, सी ऐहोल शिलालेख, डी मंदसौर शिलालेख। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऐहोल शिलालेख में जो है इस लड़ाई का वर्णन मिल जाता है। किसका, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का, जहां पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के दक्षिण विजय को समाप्त कर देते हैं, वहीं पर रोक देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने किस मौर्य शासक और गुप्त काल से प्रेरणा लेकर कई प्रशासनिक सुधार किए थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी समुद्रगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अशोक। जो अशोक से जो है उनके प्रशासनिक ढांचे से इन्होंने प्रेरणा ली और कई प्रशासनिक सुधार जो है अपने राज्य में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होता था, जिसके प्रमुख को क्या कहते थे। ऑप्शन ए सेनापति, बी महामंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्री परिषद अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री कहा जाता था, यानी कि मंत्रियों के का जो प्रमुख था वो प्रधानमंत्री था और जो ये मिलकर मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर राजा को सलाह देने का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन काल में बड़े अधिकारियों को पैसे के बदले क्या दिया जाता था, जिसके कारण सामंतवाद यानी कि फेडरलिज्म को बहुत बढ़ावा मिला। तो ऑप्शन ए है सोने के सिक्के, बी भूमि अनुदान, सी पशुधन, डी सैन्य पद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि अनुदान, यानी कि लैंड ग्रांट्स जो है उनको दी जाती थी और वो सामंतवाद जो है उसके कारण बढ़ गया था, क्योंकि अब भूमि जो है पैसे के बदले दी जाने लगी और ज्यादा से ज्यादा भूमि उनके पास इकट्ठा होने लगी, जिसके कारण सामंतवाद को बढ़ावा मिला और यह फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से संशोधित हो गई थी और जाति व्यवस्था कैसी वास्तविकता बन गई थी। ऑप्शन ए लचीली, बी कठोर और साम्राज्यवादी, सी समाप्त हो गई, डी केवल धार्मिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कठोर और साम्राज्यवादी जो है जाति व्यवस्था में रूप ले लिया था। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन काल में सती प्रथा ने कैसा रूप ले लिया था। ऑप्शन ए समाप्त हो गई थी, बी बहुत कम प्रचलित थी, सी विराट रूप ले लिया था, डी केवल निम्न जातियों में प्रचलित थी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विराट रूप ले चुकी थी। कौन ले चुकी थी, सती प्रथा। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो सती प्रथा है वो एक विराट रूप ले चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन मूल रूप से शिव भगत थे, परंतु चीनी यात्री हवेन सांग के अनुसार वह किस बौद्ध पंथ के अनुयायी भी थे। ऑप्शन ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान, डी थेरवाद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महायान। महायान के जो है ये अनुयायी माने जाते हैं। किसके अनुसार, हवेन सांग जो एक चीनी यात्री था वो कहते हैं कि हर्षवर्धन महायान बौद्ध पंथ के अनुयायी भी थे।
चलिए नेक्स्ट, हर्षवर्धन हर 5 वर्ष पर प्रजा में एक भव्य धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करते थे जिसमें सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित या निमंत्रण भेजा जाता था। इस सम्मेलन को क्या कहते थे? ऑप्शन ए कन्नौज असेंबली, बी प्रजा असेंबली, सी बौद्ध संगति, डी धर्म सभा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रजा असेंबली, यानी कि महामोक्ष परिषद अन्य नाम इसका था, जो हर 5 वर्ष में बुलाई जाती थी और अनेक विद्वानों को निमंत्रण भेजा जाता था। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट है, ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के राज में लगभग कितने साल बीते थे, यानी कि कितने साल बिताए थे? ऑप्शन ए 5 साल, बी 6 साल, सी 8 साल, डी 10 साल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8 साल। जो 8 साल का समय है, समय अवधि है, वो ह्वेन-सांग के द्वारा हर्षवर्धन के राज्य में बिताई जाती है। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन ने ह्वेन-सांग के सम्मान में 643 ईस्वी में कन्नौज में एक अलग से सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाना, बी जैन धर्म को लोकप्रिय बनाना, सी महायान बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाना, डी व्यापार को बढ़ावा देना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट, हर्षवर्धन खुद कितनी संस्कृत कृतियों या नाटकों के लेखक थे? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 3। जो रचनाएं थी वो थी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये खुद हर्षवर्धन के द्वारा संस्कृत में लिखे हुए नाटक थे। नेक्स्ट है, बाणभट्ट हर्ष के राजकवि थे जिन्होंने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी? ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, बी कादम्बरी और हर्षचरित, सी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, डी पंचतंत्र और कामसूत्र। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कादम्बरी और हर्षचरित्र जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के समय में अपनी किस अवस्था पर पहुंच गया था? ऑप्शन ए आरंभिक अवस्था, बी पतन की ओर, सी अपने चरम पर, डी पुनर्निर्माण की अवस्था में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यह जो है अपने चरम पर पहुंच गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि गुप्त काल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के समय में अपने चरम पर पहुंच गया था। नेक्स्ट है, 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने अपनी सैन्य अभियान में किस विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी वल्लभी, सी नालंदा, डी विक्रमशिला। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगा दी गई थी और यहाँ रखे कई पुस्तकें जो है रिकॉर्ड जल गया था। इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे कन्नौज के लिए संघर्ष, कि कन्नौज को जीतने के लिए बैटल जो हुए थे उनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।